तो क्वेश्चन नंबर 22, टू मेटल स्ट्रेच ईच ऑफ लेंथ एल, क्योंकि मैंने इसको एच वर्मा के बारे में बोला था कि वो कंप्लीट कर लेना सारे लोग, इसलिए पहले उसको कंप्लीट करते हैं। 22, टू मेटल स्ट्रेच ऑफ लेंथ एल are clamped parallel to each other in horizontal floor with the separation B between them. A wire of mass M lies on them perpendicularly as shown in the figure. A vertically upward magnetic field of strength B exists in the space. The metal strips are smooth, but the coefficient of friction between the wire and the floor is mu. A current I is established when the switch S is closed at the instant equal to 0. Discuss the motion of wire after switch is closed. How far away from the strip will the wire reach? तो बेसिकली क्या है, ये दो स्ट्रिप्स हैं और यहाँ बैटरी लगी हुई है, इनका लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, जो एक स्लाइडर है, ये स्लाइडिंग वायर है जिसका लेंथ एल है, लेंथ बी है, ये इस कोने पे था पहले। जैसे ही करंट आई फ्लो होना शुरू हुआ तो आईबीएल के बराबर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और आईबीएल फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, पोलरिटी इसकी ये है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा आईबीएल। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ तक तो स्मूथ है क्योंकि स्लाइडर है, तो यहाँ से यहाँ तक में फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा आईबीएल डिवाइड बाई एम, और एल लेंथ कवर करता है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एच, ये आईबीएल की जगह आईबीएल बी होगा। इतनी बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। अब ये वेलोसिटी मिल गई तो वेलोसिटी हो गया 2IBB डिवाइड बाई एम इंटू एल। अब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू एम जी के बराबर, और इतनी वेलोसिटी है जैसे स्लाइडर के बाहर आ जाएगा तो सर्किट से बाहर हो गया तो करंट वरेंट जीरो, तो रिटार्डेशन कितने का लगेगा, म्यू जी का। क्या लगेगा? रिटार्डेशन लगेगा म्यू जी का, और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, ये v के बराबर है, तो जीरो फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फाइनल जीरो, इनिशियल v स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो -2 म्यू जी के बराबर रिटार्डेशन है भाई, एम जी वेट होता है तो रिटार्डेशन कितना जाएगा, म्यू जी इंटू डिस्टेंस लेट से एस ट्रेवल किया तो एस निकाल लोगे। पूरी एनालिसिस हो गई? जल्दी बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 26। 26 Yes. सर 24 बता दीजिए। 24 चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कॉपी कर लेना जिसको नहीं आया। सर एचईबी के ले रहे हैं? हाँ, एचईबी ही चल रही है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 24। सर अभी कौन सा चैप्टर है? मैंने अभी ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 24। ओके सर। हाँ, a straight wire of length L can slide on two parallel plastic rail kept in a horizontal plane with a separation D. The coefficient of friction between the wire and the rail is mu. If the wire carries a current I, what minimum magnetic field should exert in the space in order to slide the wire? So mu mg is equal to mu mg, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इतना ही एटलीस्ट एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाए तो IBD तो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, तो B मिल जाएगा यहाँ से। जल्दी बोलो। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 करना है।
25, 26। सर हाँ हाँ, सर 24वें में जो आंसर दिया है उसमें म्यू एम जी अपॉन आई एल दिया है। तो सेपरेशन एल होगा ना। सेपरेशन डी है बट लेंथ वायर का एल है। अच्छा, वायर का लेंथ एल है। कौन सी वायर का लेंथ एल है? जो नीचे रखी हुई है। अच्छा, जिसमें जिसमें करंट किसमें फ्लो हो रहा है, डी में कि एल में? एल। हाँ तो एल हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है। यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, 26। Yes, 26. sir. 26 बोलो। Yes, sir. अच्छा 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26। सपोज दैट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यूज्ड in a previous problem is r. Find the increase in the radius of the loop if the magnetic field is switched off. Switched off if the Young modulus of the material of the wire is. ठीक, तो अभी वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। चलो ठीक, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 25 से रिलेटेड है। 25 में कुछ चीजें हमें पता है। इसका इसका जो रेडियस है सर्किल का, वो रेडियस ए है, और जो वायर का विड्थ है, वायर का जो वायर यूज की गई है उसका रेडियस, इसकी कोई थिकनेस रही होगी, तो इस वायर का जो रेडियस है वो आर है। समझ गए ना? जल्दी बोलो। यस सर। पहले क्वेश्चन समझ में आया है? अच्छा, तो पहले वाले पार्ट में तुम लोगों ने टेंशन निकाला होगा, कंप्रेशन फोर्स निकाला होगा। वो कंप्रेशन फोर्स वैसे जैसे थ्रेड में टेंशन निकाला था ना, वही वैल्यू आएगी। क्या आया था वैल्यू? बोलो, टेंशन कितना आएगा या कंप्रेशन? आई आई ए बी बी। आई ए बी के बराबर आया था। ठीक है, जैसे ही ये स्विच ऑफ पहले कंप्रेस हो रहा था, मैग्नेटिक स्विच ऑफ करो तो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इसमें टेंशन कितना लग रहा है? तो टेंशन कैसा? टेंशन ही एक्सपेंस कंप्रेशन के लिए काम कर रहा था। टेंशन क्या था? बेसिकली वो कंप्रेशन फोर्स था, उसको एन बोल दो या कोई नया नाम दे दो, ये था। तो अभी सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई ए के बराबर है। कितना है? सरकमफ्रेंस 2 पाई ए। निकालना क्या है? जल्दी बोलो। चेंज इन लेंथ निकालना ना, इंक्रीज इन लेंथ। तो अभी टोटल लेंथ वायर का 2 पाई ए है। तो आपको याद होगा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आई डी ए के बराबर हो जाएगा अपॉन एरिया पाई स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। डिवाइड बाई डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ 2 पाई ए। तो क्या यहां से डेल्टा एल नहीं निकाल लोगे? जल्दी बोलो फटाफट। सर हाँ सर पाई ए स्क्वायर क्यों नहीं होगा? बेटा, ये वायर में वायर का लेंथ बताना है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन ये होगा ना। सर इंक्रीज इन Yes, sir. रेडियस पूछा है ना? है? इंक्रीज इन रेडियस पूछा है। यस सर, रेडियस में इंक्रीज। अच्छा, रेडियस ऑफ द लूप पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ लूप डेल्टा एल निकालाएगा। डेल्टा एल निकालेगा तो बाद में सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई ए प्लस डेल्टा एल हो जाएगा बाद का सरकमफ्रेंस। मतलब ये एल डैश हो गया, ये एल हो गया। मेरी बात समझे? सर अभी जो कहा वो नहीं समझे। बेटा पहले सरकमफ्रेंस कितना है? ये है ना। यस सर। बाद में सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा। ओके सर।
तो बाद वाला सरकमफ्रेंस मिल गया, तो बाद वाला रेडियस मिल जाएगा 2 पाई ए डैश, तो ए डैश माइनस ए, चेंज इन रेडियस मिल जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। या फिर डायरेक्टली यहां पर ऐसे लिख लो भाई, चेंज इन लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई ए डैश फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल, यहां से डायरेक्टली लिख लो, क्या दिक्कत है। जल्दी बोलो। आगे बढ़ जाए। ट्वेंटी 29 सर कौन सा? 27 सर 27 27 यार मैं करा चुका हूँ क्लास में। सर लास्ट में कुछ गड़बड़ कर दिया। क्लास में बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराया है एक बार, चलो एक बार मैं चलो कर देता हूँ, चलो शायद एक बार कर देता हूँ, पता नहीं कराया नहीं कराया। देखो अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन, उसमें 1+ नहीं था सर। अरे चलो यार मैं कर देता हूँ, काहे परेशान हो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। 27 आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है वो, यदि कॉन्सेप्ट पता है तो। हाँ भूल गए हो कॉन्सेप्ट तो अलग बात है। हमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द गिवन रीजन, के कैप के अलोंग दिया है और स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ एल, करंट आई एंड प्लेस्ड इन XY प्लेन, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इन द लूप। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं ये लूप है और लूप का साइड लेंथ कितना दे रखा है, स्क्वायर लूप है क्या है, जल्दी बोलते जाओ थोड़ा सा फास्ट यार। स्क्वायर लूप है और लेंथ एल है, लेंथ एल है, तो यहाँ पर जब x = 0 होगा तब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B0 के बराबर है। जब लेंथ एल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2B0 के बराबर है। करंट आई मान लो, तो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, इसमें ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका लगेगा फॉरवर्ड और ये वैल्यू होगी IBL, तो आई करंट B0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है L, यहाँ का लगेगा फॉरवर्ड और वो लगेगा IB, यहाँ पर 2B0 है और L वही है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, IB। 28, 29, 30, सर 31, 29 29. A current is placed through a silver strip of width D and area of cross section capital A. The number of free electrons per unit volume is n. Find the drift velocity v of the electron. तो drift velocity का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। नो उसके बाद वाला। अच्छा drift velocity आ गई, तो drift velocity कितनी आएगी जल्दी बोलो, drift velocity का वैल्यू बोलो। सर I upon NAE। I upon NAE। NAE। एंड ए क्या था, एरिया, यस सर। एरिया कितना है, अच्छा ए दिया है, NAE। चलो दूसरा पार्ट है, if the magnetic field be exist in the region as shown in the figure, what is the average magnetic force on the free electron? तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, तो एवरेज उसमें हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा A इंटू डी, A इंटू डी टोटल वॉल्यूम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम n है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर ओके। और QVB एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स, QVB E I upon NAE
into B is the force on one electron. तो टोटल इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना हो जाएगा? A into D into N, नेट फोर्स, और नेट फोर्स ये है। तो क्या आंसर क्या है? ये चेक करो जरा एक बार। IB upon AN है, यही है सर। समझ गए? तो यही तो निकालना है, और क्या निकालना है? और बताओ। नेट जो आया है फोर्स ये अपवर्ड्स होगा ना? सर ये नहीं है सर, हाँ, आपके क्वेश्चन में डी दिया, आंसर में डी नहीं दिया हुआ। डी नहीं दिया? IB upon NA है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है? एवरेज फोर्स पर IB upon NA दिया है। सर अपवर्ड नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स I मैग्नेटिक फोर्स यहां से कितना आ रहा है जरा बताओ। IB upon AN सर, IBD upon AN। IBD अपॉन A ये आ रहा है, और आंसर क्या है? सर आंसर IB upon AN है। यहां से ये आ रहा है ना? यस सर। सर डिनोमिनेटर से A हटा दीजिए, डिनोमिनेटर से A हटा दीजिए, IBD आ रहा है। IBD आ रहा है। अच्छा, I N से N गया, A से A गया, E से E गया। हाँ अच्छा, ये टोटल फोर्स है। हमें निकालना क्या था? निकालना क्या था ये बता पहले। एवरेज फोर्स निकालना था, तो एक का निकाले ना, E इंटू आई अपॉन। एक का निकालना था ना, तो किससे डिवाइड कर दें? सर ADN नहीं आएगा, सिर्फ E इंटू आई अपॉन NA, E इंटू B कर दे सिर्फ। ADN से डिवाइड कर दो। क्या आंसर है? यही है क्या? यस Yes, सर, sir. अपवर्ड्स है। हाँ तो वो डायरेक्शन देख लो ना बेटा, क्या दिक्कत है? सर आपने क्या क्या कही, रेडियन से मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड कर दिया? हाँ, एक बेसिकली मैंने यहाँ पर पहले मैंने टोटल फोर्स निकाल लिया ना। आप एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लेते तो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ तक कर दिया था, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया बाद में। सर एक बात बता दो, नहीं समझा। एवरेज फोर्स इन वन इलेक्ट्रॉन निकालना था, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स। मैंने तो सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल दिया था ना। अच्छा ओके, और सी पार्ट उसका? समझ गए? यस सर, सी पार्ट बता दीजिए। हाँ, मैंने निकाल दिया था सारे इलेक्ट्रॉन में फोर्स, जबकि निकालना किसका था? एक का था। तो जब मैं ये कर ही चुका था तो मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया है। अच्छा, और कौन सा पार्ट? सी पार्ट। यस सर। Due to magnetic force, the free electron get accumulated on one side of the conductor along its length. Magnetic force किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। चलो ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, strip of width d, due to magnetic force the free electron get accumulated on the one side of conductor along its length. This produce a transverse field in the conductor which oppose the magnetic force on the electron. Find the magnitude of electric field. तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया है आपका, और मैग्नेटिक फोर्स इनटू
E into E। जरा आंसर चेक करो क्या आ रहा है। IB upon IB, A yes, upon A। तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये कौन सा बताया भाई मैंने? हो गया सही है। हाँ 29 हो गया। 30 बोलो, 31, 32, 33। सर 32। 32 एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। यस सर। अच्छा, और सर्कुलेट इन द पाथ ऑफ रेडियस आर। तो आर और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है वो निकाल सकते हो। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। यस सर। और सर रेवोल्यूशंस के? तो बेटा टाइम पीरियड निकाल लो। तो टाइम पीरियड आ जाएगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड नहीं निकाल सकते हो। अच्छा ओके, हाँ ठीक है सर। हाँ 32, 33, 34, 35, सर 34। 36, 34। A charged particle is accelerated through a potential difference। तो चार्ज पार्टिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, स्पीड पता है, तो चार्ज निकाल लोगे, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। एक रिलेशन मिल जाएगा। यस सर। It is then injected perpendicularly to the magnetic field of B। Find the radius of circle। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। तो यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्वेश्चन नंबर 34 है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू 1/2mv²। एक रिलेशन ये मिल जाएगा, और रेडियस इज इक्वल टू mv/q भी लगा देना। दूसरा रिलेशन बस वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। यस सर। समझ में आई? यस सर। 35, 36, 37, 38, 39। सर 38 का बी वाला पार्ट बता दीजिए। फाइंड द एंगल सस्पेंडेड बाय द आर्क। क्लास में कराया प्रॉब्लम, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। क्लास का प्रॉब्लम है, मैंने बताया था जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्लास में बताया था। इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करा तो ऐसे गया, ऐसे एंटर किया तो ऐसे गया था। तो कितना ये एंगल कितना है ये सब निकाला था मैंने। याद है कि नहीं याद है? कुछ सर तो है? जो एंगल निकालते हैं वो एंटर और एग्जिट के बीच वाला निकालते हैं ना? बेटा आर्क ये बनी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो Yes, sir. आर्क एंगल ये हुआ ना। और सर यही एंगल ऑफ डेविएशन भी होता है ना? एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है, ये एंटर करने का और ये एग्जिट करने का। बेटा नोट्स देखो, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। यस सर। समझ में आई? जहां ऐसे रहा था निकला ऐसे, कितना डेविएट हो गया इतना। समझ में आई बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 39 करना है। 40, 41, 42, 43, 44, 40, 44 का सॉल्यूशन मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में। 42 a narrow beam of singly charged potassium ion of kinetic energy। तो पोटेशियम आयन का चार्ज कितना होता है जरा बताओ मुझे, ये डेटा याद नहीं है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप पे है तो +1। पोटेशियम आयन
कितनी होती है उसकी वैलेंसी आयंस में ब्रेक? +1 +1 होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया चार्ज। सर चेक कर लो पहले, ये बताओ मुझे जल्दी देख के। तो पोटेशियम का +1 ही होता है। +1 होता है तो ठीक है, एक पॉजिट्रॉन के बराबर हो गया चार्ज, ठीक है ना? ठीक। तो यहाँ से पोटेशियम आयन है और काइनेटिक एनर्जी पता है, तो स्पीड निकल आएगी, ठीक है ना? स्पीड निकल आ जाएगी। तो आपका जो 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी है, इज इक्वल टू 1/2। मास कितना होता है यार? मास पोटेशियम आयन का देख लेना, 40। तो ये आपका एनर्जी, ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी, और ये मास देख लेना अपना। तो वेलोसिटी निकाल लोगे, जल्दी बोलो। पहले इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा ठीक। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, इनसाइड द प्लेन ऑफ, ऐसे एंटर किया, ये वेलोसिटी है हमारे पास, इसका विड्थ दे रखा है, तो ये कुछ डेविएट भी होगा, डेविएट होगा तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जल्दी बोलो फटाफट। mv/qb। mv/qb, बात समझ में आई? तो रेडियस मिल गया और ये लेंथ पता है, ये एंगल थीटा, ये लेंथ डी दिया है, तो r sin थीटा इज इक्वल टू डी, तो थीटा मिल जाएगा। फटाफट बोलते जाओ। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, सॉरी ये थीटा हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर। ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से इसी कांस्टेंट स्पीड से निकलेगा। अब ये कहां पर जाके स्ट्राइक करेगा? कांस्टेंट स्पीड है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये निकाल लोगे। कुछ ऐसे ही मुझे फिगर देख के लग रहा है यही निकालना शायद कुछ, देख लो। Ions are collected at screen इतने सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फील्ड रीजन। इफ द बीम कंटेन आइसोटोप, आइसोटोप में तो एक का मास अलग है, एक का मास अलग, तो रेडियस अलग होगा, तो एंगल डिफरेंट होगा, तो सबके लिए अलग अलग निकाल लोगे, दोनों आइसोटोप के लिए प्रोसेस कर लोगे। यस सर। सर आइसोटोप वाला पार्ट बता दीजिए। बेटा कुछ नहीं करना, पहले वाले कोई एक एटम के लिए ये कर लोगे, नहीं कर लोगे? जल्दी बोलो। यस। ऐसे ही पहले वाले के लिए थीटा 1 है, दूसरे के लिए थीटा 2 है, फिर वही प्रोसेस फॉलो करो। यस सर। अच्छा तो सर मास चेंज कर देंगे ना, आपको वेलोसिटी चेंज लगी? बिल्कुल ओके। नहीं, मास चेंज करोगे तो वेलोसिटी भी दोनों की डिफरेंट हो जाएगी ना। वही तो बोला सर। पहले m1v1 समझ गया सर। तो थीटा 1 मिलेगा, फिर m2v2 कर करो, थीटा 2 मिल जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यार समझ में आया जिसने पूछा था? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, कौन सा? 52। 52 क्या बोल, 52 बोल रहा हो ना? हाँ 52 बोल रहा हूँ। ठीक है।
and electron is emitted with negligible speed from negative plate of the parallel plate capacitor. ध्यान देना, शायद आपको ऐसी समझ में आ जाए, पर हिंट में ही समझ में आ जाए। नेग्लिजिबल स्पीड से निकला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट D दिया है, मैग्नेटिक फील्ड B दिया है, सब कुछ फिगर में गिवन है। सो दैट द इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट if, वो कंडीशन निकालनी है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन है, नेग्लिजिबल स्पीड से निकला, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगेगा इस पे, राइट? क्या क्या था एक मिनट मुझे देख लेने दो। नेगेटिव प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द सेपरेशन बिटवीन ये डी, electron is emitted with negligible speed from the negative plate। ठीक, सब पोटेंशियल दिया है, फील्ड नहीं दी है। हाँ पोटेंशियल दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा कितना, V/D, है कि नहीं? यस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ले जाने का काम करेगी, तो T टाइम ऊपर ले जाने का काम, और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ले जाने का काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो राइट हैंड साइड होना चाहिए ना? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर लगता, नेगेटिव चार्ज इधर। अच्छा ठीक। ठीक, अच्छा, तो अब ये कंडीशन निकालनी है कि वो उसमें स्ट्राइक ना करे, मतलब जस्ट टच करते हुए निकल जाए ऐसे करके, ये है क्वेश्चन मेनली। तो ठीक है, तो यहां से ये मैग्नेटिक फोर्स E × E डिवाइड बाई M, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो जस्ट D तक जाते जाते वर्टिकल डायरेक्शन, जस्ट D तक जाते जाते स्पीड इधर हो जाए, तो D = क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB, V और B0, और V जो है वो हो जाएगा V² = 0² प्लस 2A, A कितना हो जाएगा, E डिवाइड बाई M इंटू S मतलब D। ठीक है, तो ये V आ जाएगा आपका, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रुको। सर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना मुश्किल है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है। एनर्जी कंजर्वेशन से लगा, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है। कैसा है, एक्सेलरेटेड है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो यहां से आपके पास V मिल गया। अब V मिल गया तो V का वैल्यू कितना आ रहा है जरा बताओ। V अच्छा ही आ गया। फिर हमें निकालना है V, ये हो गया। तो एक काम करें, यदि ऐसे जाना है
सर ये तो V V, कहाँ का है? ये V यहाँ पर टॉप पे ओके ऐसे। अच्छा V मिल गया, तो ऐसे जाना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाना चाहिए? D के बराबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाना चाहिए भाई? 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस होगा लगभग ये, यस सॉरी हाँ 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाए? D इज इक्वल टू mv/qb। जरा एक बार कैलकुलेट करके देखो, qb और v का वैल्यू यहां रखो, तो d इससे ज्यादा हो जाना चाहिए। तो d इज ग्रेटर देन mv। इसको जरा सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो, फिर बताओ मुझे। और इसको सिंप्लीफाई करो, बेसिकली डी निकालना है, कभी अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। डी निकाल लो, यहां से डी निकाल लो। और हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी रख देना v/d। यस हो गया। अच्छा ये यही सॉल्व होगा ना डी डी है तो, हाँ ठीक ठीक ठीक, वो तो गया। आगे बोलो। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। नेक्स्ट अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज में 35 चैप्टर में। 35 में एक्सरसाइज आ जाओ, पहले एक्सरसाइज निकाल लेते हैं दोनों चैप्टर की, फिर आते हैं दूसरे उसमें स्टेप पे। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलते जाना बेटा। तो ये 8, नेक्स्ट 9, चैप्टर है। हाँ 35 का एक्सरसाइज। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सर 14 वाला 14 देख लो। सर 14 वाला बता दीजिए। हाँ ठीक। 14 में दिया है, कंसीडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ L of wire carrying a current I. Let P be a point on perpendicular bisector of the piece situated at a distance D from the middle point, so that D much greater than X. The magnetic field at P varies as 1/d square, whereas for D less than X it varies as 1/d. तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ है नहीं। वैसे देख लो 24 मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। कितना 14 है ना? 14। ये करंट I है, ये डिस्टेंस X है, तो ये x/2, ये x/2, ये D है। तो ये मैंने अल्फा वगैरह कहाँ से लिया था? अल्फा बीटा इसके रिस्पेक्ट में बताया था शायद। ये अल्फा या θ1 θ2 यस क्या मैंने किस फॉर्म में रिजल्ट बताया था? θ1 θ2 cos θ1 plus cos θ2। यस सर। θ1 और ये θ2 था ना? यस सर। यस सर तो ठीक है। यस तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो? μ0 I/4 पाई और cos θ1 cos θ2 दोनों का वैल्यू सेम होगा, सिमेट्री है। तो 2 टाइम cos θ, cos θ हो जाएगा बेस मतलब x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √x²/4 प्लस d²। जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरा।
ठीक है सर। 2 से 2 गया। अच्छा, अब वो कंडीशन जो बता रहा है वो देख लो आप। वो बोल रहा है डी बहुत ज्यादा है एक्स के कंपेरिजन में, तो डी बहुत ज्यादा है एक्स के कंपेरिजन में, तो सर x²/4 को इग्नोर कर दें। सर डी आ जाएगा सीधा अंडर रूट डी आ जाएगा। हाँ डी आ जाएगा, तो क्या बोल रहा है वो 1/d² बोल रहा है ना साला। यस सर। 1/कैपिटल डी बहुत ज्यादा है। एक्सप्रेशन तुमने सही लिखा ना, एक्सप्रेशन सही लिखा ना हमने। क्या बेटा? हाँ परपेंडिकुलर एक डी और आएगा ना। हाँ तो सही तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। हो तो गया कब? जब d इज मच ग्रेटर देन x है। पहला पार्ट क्लियर हो गया बेटा, सही तो है। यस सर। और एक केस में x0 ले लेंगे Yes, फिर sir. नहीं होगा। हाँ तो फिर उल्टा कर देना उससे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर, सेकंड पार्ट हो गया था। हाँ 15, 16, 17, 18। सर 17 में एक सवाल हो गया था, बट एक डाउट था बोलो, क्या कि डाउट मैंने AB का रिजल्टेंट और DC का रिजल्टेंट निकाला। ओके, AB का रिजल्टेंट तो मतलब कि ABC में जितना जाएगा उसका 1/3 करेंट इसमें जाएगा ADC में, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 और R है। हाँ रेजिस्टेंस डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो अब बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा उसके बीच में भी तो एंगल बनेगा। पहले फिर आप एक बार draw स्क्वायर करिए। लूप है, एक बार आप ड्रॉ स्क्वायर कर लूप लेंगे। है। ओके ओके, स्क्वायर लूप है तो सबकी वजह से निकालोगे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा बस ये। तो मैंने वजह से ABC की वजह से निकाला और ADC की वजह से निकाला, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसके बीच में तो एक एंगल होगा 45 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना हमें। वही बता रहा हूँ सर, ABC का जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ओके, ABC की वजह से इनसाइड रहेगा बेटा, इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन एट अ डिग्री ऑफ 45 रहेगा ना सर, टेंजेंट प्लेन में। तो नहीं रहेगा, बिल्कुल अंदर रहेगा, बिल्कुल अंदर रहेगा। एक मिनट शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, रुको। सर आउटसाइड रहेगा। ABC की वजह से, हाँ ABC की वजह से सेंटर पे इनवर्ड ही रहेगा। हाँ इनवर्ड सर, क्वेश्चन बता दिए। 17 क्वेश्चन नंबर। नंबर 17 नंबर। ABC वायर की वजह से इनसाइड द प्लेन और ADC की वजह से आउटसाइड द प्लेन। उनका रिजल्टेंट देख लेना, 180 डिग्री पे है। सर AB की वजह तो AB और AD में सब्ट्रैक्ट करेंगे और BC और DC में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? उन दोनों का डायरेक्शन सेम है ना बेटा? सबका सेम है, ABC, ये दो वायर का इनसाइड द प्लेन है। सर मैं मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ सर। मैं भी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ बेटा। सर ओवरऑल जो आएगा वो इनसाइड द प्लेन आएगा, राइट? अब AB के डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट होगा और BC के डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट होगा। अबे यार पता नहीं क्या बोल रहा है, इधर देख। ये स्क्वायर है, इसकी वजह से ये ABCD, इस पे करंट ऐसे जा रहा है। अब करंट देख लेना, यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1, वो देख लेना जो है, ठीक है ना बेटा? ये ओके सर। सेंटर पे चाहिए, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर उतना ही। तो इसकी वजह से यदि B1 है, इसकी वजह से B1 है, तो 2 टाइम ऑफ B1 जो होगा वो अंदर होगा, इसकी वजह से आउटसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड। तो ये जो 2 टाइम ऑफ B2 होगा ये आउटसाइड होगा, बस इनका रिजल्टेंट। अब सर मैं बोल रहा हूँ इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो हाँ। दो डायरेक्शन में आएगा ना, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? 90 डिग्री कैसे होगा यार? ये सर, इनसाइड इस पे- आउटसाइड 180। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, AB और BC की बात कर रहा हूँ। बेटा AB की वजह से इनसाइड आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। सर इनसाइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना, थोड़ा सा और लाइक कर्व रहेगा, क्योंकि एकदम डायरेक्टली इनसाइड रहेगा।
डायरेक्टली इनसाइड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, इसी प्लेन है, ये एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर निकालना है, इनसाइड ही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे सर्कल बनेंगे। सर ऐसे सर्कल बनेंगे ना, और टेंजेंट बनाएंगे तो थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों जाएगा लेफ्ट साइड यार, ऐसे अंदर जाएगा ना बिल्कुल। ओके सर, यही डाउट था बस। कहाँ हो, कहाँ पहले बताओ, यही हो ना, ये ऐसे जा रहा है, सर इसमें ऐसे सर्कल बनेंगे तो अंदर जाएगा ना। सर ऐसा एक और क्वेश्चन था, उसमें जो रिजल्टेंट आए थे उसके बीच में भी एंगल बना था, उसका रिजल्टेंट। बेटा सिचुएशन अलग रही होगी, सिचुएशन अलग रही होगी। ओके सर। यदि ये वायर है और इसी प्लेन में पॉइंट है, ये इसी प्लेन में है ना यहाँ पर, तो कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड जाएगा नहीं जाएगा। एक वायर ये है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, इसी प्लेन में है ना ये, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर ही जाएगा ना। ओके सर, समझ गया समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24। देखो, a regular hexagon of n side is formed by the bending a wire of total length 2 pi r. ठीक है, carry the current I, find the magnetic field at the center of the polygon. पहला पार्ट हो गया, तो वही तो नहीं हुआ पहला पार्ट। पहला पार्ट नहीं हुआ, पॉलीगन है ना n नंबर ऑफ साइड का। हाँ, n नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन है, तो एक साइड का कितने साइड हो गए, n साइड हो गए, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई n, ये तो एक साइड का लेंथ हो गया। यस सर। और टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 360 by n। 2 पाई बाई n, यस सर। 2 पाई बाई n हो गया, तो ये जो इसका आधा हो गया, तो ये पाई बाई n हो गया, पाई बाई n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा या थीटा 1 जो बोल लो, थीटा 1 थीटा 2 निकल आएगा, जल्दी बोलो, पहले बोलो। कैसे निकालेंगे बता दीजिए। कैसे निकालेगा, ले गधा, 2 पाई बाई n, ये पूरा थीटा हो गया, तो थीटा बाई 2 ये आधा होगा। ओके। चलो चलो पूरा ही देख लेना, क्या दिक्कत है, थीटा 1 थीटा 2 बराबर होगा, तो 2 टाइम ऑफ थीटा 1 इज इक्वल प्लस थीटा, मतलब 2 पाई बाई n इज इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा 1 या फिर थीटा 2, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n डिवाइड बाई 2। तो 2 थीटा 1 प्लस 2 पाई बाई n पाई के बराबर होगा ना, टोटल 180 डिग्री होता है। Yes. हाँ, पाई 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 पाई, ठीक है, जल्दी ओके बोल। ओके, अब हो जाएगा तो सर। ये वायर की वजह से, एक की वजह से निकाल लेगा और सबका ऐड कर देगा यार, सबका सेम होगा इनवर्ट। यस, पक्का सोच लो। पक्का पक्का। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, So 40 वाला. 40. A circular coil of radius r carrying a current I is held at the center of another circular loop of radius carrying I. Plane of the smaller loop make an 30 degree with the larger loop. If the सर हो similar गया, loop सर is, रहने दीजिए. अच्छा आगे बोलो, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, काफी कर लिए यार तुम लोग। 55. A long solenoid is fabricated by closely winding a wire of radius. अच्छा, जो वायर का रेडियस है, वाइंडिंग अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm, ठीक है, ओवर अ सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम so that the successive turn nearly touch each other. What should be the magnetic field be at the center of the solenoid if it carries a current of 5 ampere? ठीक है, मैग्नेटिक। अब देखो बेटा, इसमें जो सोलेनॉइड बताया है उसने, सोलेनॉइड जिस वायर से बना है उसका 0.5 mm रेडियस है कि नहीं? तो 0.5 mm रेडियस है, तो 0.5 mm मतलब एक वायर ऐसे है ना, क्लोजली बाइंड है, तो लेट्स से 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ 1 यूनिट लेंथ में कितना लेंथ होगा? 0.5 mm, mm मतलब 10⁻³ कैलकुलेशन चेक करते जाना। 0.5 into 10⁻³ मीटर ना रेडियस, इंटू 2 टाइम ऑफ रेडियस क्या हो गया? डायमीटर हो गया। Yes. अच्छा, डायमीटर हो गया, और यदि मैं L नंबर ऑफ लेंथ कंसीडर करूं तो इंटू एन इतनी वायर मान, इतने टर्म मान लो, तो इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ बोल दो। एल क्या 1 यूनिट लेंथ बोल दो, जल्दी बोलो। Yes sir. तो यहां से जो एन मिलेगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मिल जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो। Yes sir, हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या? म्यू नॉट एन आई। ये इसी में दिक्कत पड़ रही होगी, एन क्या लें। Yes. आगे बोलो। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 61 में एक चीज बता दीजिए। कितना? 61 में लास्ट वाले क्वेश्चन में। हाँ बोलो। ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है, तो जब ये फुल्ली चार्ज, पढ़ लेने दो मुझे क्या है। A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to the battery, ठीक है, for a long time, तो चार्जिंग हो गई, then disconnected from it, it is now connected across a long solenoid having 4000 turns per meter, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे दिया। It is found that the potential difference across the capacitor dropped to 90%। अच्छा, 90% ड्रॉप किया, तो जो कैपेसिटर की एनर्जी होगी वो किसमें एनर्जी आ गई होगी? 90% एनर्जी उसमें आ गई होगी, कैपेसिटर में आ गई, सोलेनॉइड में आ गई होगी। हाँ, और फिर मैक्सिमम वैल्यू इनटू सेकंड। हाँ बोलो। तो b²/2 म्यू को इक्वेट कर देंगे 90% ऑफ इसकी एनर्जी से। हाँ बट इसका आंसर नहीं आ रहा सर। आंसर नहीं आ रहा। Estimate the average magnetic field produced at the center of solenoid during this period। अच्छा, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ना, तो जो अब 90% कर रहे हो वो बिल्कुल उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो। कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो? लास्ट वाली, जब इतना होने के बाद वाली। तो पूछ रहा है एवरेज, तो पहले कम रही होगी, धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हुई होगी ना। यस सर, ओके। धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हुई होगी, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड उसमें बढ़ी होगी। तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो लास्ट वाली कैलकुलेट कर रहे हो, मैक्सिमम वाली। वो क्या पूछ रहा है? एवरेज। एस्टिमेट द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। तो t = 0 पर 0 रही होगी, t = कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा बड़ी होगी, फिर थोड़ा बड़ी होगी, 2 सेकंड के बाद
जो आप जो निकाल रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, वो 2 सेकंड के बाद वाली निकाल रहे हो, 2 सेकंड पे निकाल रहे हो। वो पूछ रहा है एवरेज ओवर दिस टाइम। तो वैसे नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज ओवर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। एवरेज ओवर टाइम के लिए थोड़ा सा एक आध चीजें समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट उसका आ गया है। तो ये हो गया था सर, वैसे 90% निकल गया तो 10% बाकी है, तो उसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c का क्यू निकल जाएगा। तो नहीं तो इनिशियल क्या क्यू नहीं तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू वही आई थी? सर दो तरीके से किया मैंने। पहला तो मैंने चार्ज कंजर्वेशन से किया, बस उससे आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर मैं प्रॉपर उसके वाले में गया, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले में, तो उससे आंसर आ गया। डिस्चार्जिंग में गए तो उसमें क्या आया था? सर मैंने पहले चार्ज निकाल लिया, इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज अपॉन टाइम कर दिया, करंट आ निकल गया गया। और फिर म्यू नॉट एनआई कर दिया तो आंसर आ गया। अच्छा, करंट निकाल के गया ना? हाँ, तो हाँ, हाँ। करंट निकाल के जो कर रहे हो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो एवरेज करंट हो गया ना? यस सर। हाँ, हो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि आपने टोटल चार्ज डिवाइड बाई कर टाइम किया है, तो एवरेज करंट निकाल के गया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो। अब इसी चैप्टर के उसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आ जाओ। हाँ बोलो सर। एक HCV से अलग सर में थोड़े डाउट है सर, बता दीजिए। बोलो कौन सा है? सर एक पॉइंट चार्ज है सर, सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो सर उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड उसको एक पॉइंट P पर ऑब्जर्व किया गया, जो कि सेंटर नहीं था उस सर्कल का और एक्सिस पे था सर्कल के पॉइंट P सर। तो उस पूछा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा कि मैग्नीट्यूड सिर्फ कांस्टेंट होगा कि सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट होगा? यदि पॉइंट वो फिक्स है एक्सिस पे, यस सर, तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा, डायरेक्शन भी फिक्स होगा। सर मतलब उस पॉइंट के लिए सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कैसे मान रहे हैं? और सर मतलब डायरेक्शन भी तो किसी मूविंग चार्ज की वजह से, तो मतलब मान लिया कि एक्सिस पे है तो एक साइड पे होगा तो पता लग जाएगा, पर मैग्नीट्यूड का नहीं सर समझ आता। मैग्नीट्यूड से फिर इसलिए होगा क्योंकि एक्सिस से सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस फिक्स होगा। तो सर एक और है, बता दीजिए। ये समझ गए ये जो मैंने बोला? हाँ सर। हाँ, आगे बोलो। Sir, the field normal to plane of wire of n turns and radius r carries current I, which is measured on its axis at a distance h. This is smaller than the field at the center by the fraction. बताना है सर fraction का value. By the fraction. Yes, sir. And assume करना है रेडियस बहुत स्मॉल है h के कंपैरिजन में। अच्छा, रेडियस बहुत कम है, हाँ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा उसने, तो सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन n टर्न्स के साथ है सर फील्ड नॉर्मल टू एन लिखा रहने दो, एन सब में रहेगा। बोलो आगे बोलो, चलो एन मान लो। आगे बोलो, क्या होता है सेंटर पे सर्कल के? सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r हो गया। अब दूसरा कहाँ पर पूछ रहा है? एक्सिस पे पूछ रहा है। हाँ सर। एक्सिस पे फॉर्मूला बता जल्दी। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। 3/2। अब Yes, क्या sir. बोल रहा है? अब क्वेश्चन क्या बोलो? Sir, if r is very less than h, then this is smaller than the field at center by the fraction.
तो ये तो पहली बात, ये लेस देन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए की पावर 3। अब बाई फ्रैक्शन से कितना फ्रैक्शन से कम है, चेंज निकालना है ना। हाँ सर। तो बी Sir, सी ये small वाला माइनस fraction. डिवाइड बाई तीन। बी सी कर लो, यही तो था फ्रैक्शन चेंज। ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। Change in fraction नहीं पूछा सर, वही smaller than the field at the center, बस ये पूछा है तो ये हो गया ना। सर। आंसर नहीं मैच कर रहा सर। हाँ उसमें गड़बड़ है, मॉड्यूल में है ना। हाँ सर। हाँ गड़बड़ है, आगे बोलो। सर एक दो और क्वेश्चन है सर, एक ग्राफ का है तो सेंड कर मैंने दो। आपको भेजा, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लीजिए सर। अच्छा सर मैं भेज देता हूँ, तब तक आप कर दीजिए कोई और क्वेश्चन। मेरा कर दीजिए प्लीज। टू 28 का सर सी बताइएगा। कौन सा? सी, उसका सी पार्ट। उसका सी पार्ट में हमें निकालना क्या, पहले बताओ जल्दी। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी में। मैग्नेटिक फील्ड निकालना ना सर अच्छा, सी पार्ट में जो इधर साइड वाली मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ओ निकालना है ना, ठीक है। सर। यस सर। तो बेटा आर की वजह से निकल आएगा सेंटर पे। आंसर गलत आ रहा है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। बस नहीं मैं बता रहा हूँ, आर का एंगल कितना है, 270 डिग्री। यस सर। उसकी वजह से किधर रहेगा, इनसाइड। सर इनसाइड रहेगा। मतलब नेगेटिव एक्स। यस सर। बस सुन लो। और जो इधर वाला स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से रहेगा नेगेटिव जेड में, सेमी इनफाइनाइट है। यस सर। और जो नीचे वाला सर एंगल क्या लेंगे उसकी, वो समझ में नहीं आ रहा था। सेमी इनफाइनाइट है, एक 90 सेमी इनफाइनाइट को डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो ना। एक 90 एक 0। यस सर। और जो नीचे वाली है वो भी सेमी इनफाइनाइट है। यस सर। उसकी वजह से अगर नेगेटिव वाई में। सर कौन से वाले नंबर पे भेजना है? नए वाले में, ठीक है ना यार, समझ में आया? हाँ सर। हाँ आगे बोलो। सर मैंने एक भेजा है। मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी दे रखा है। बीम इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड a horizontal magnetic field, subjected a horizontal magnetic field इतने g normal to the initial direction। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन दिया है, एनर्जी उसका पोटेंशियल दिया है, तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी, बेसिकली एनर्जी दे रखी है, तो स्पीड निकल आएगी, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, और बाकी फिर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के वैसे जैसे करते हैं अभी डिफ्लेक्शन में, थीटा वीटा लेके, वो नहीं कर सकते हो? ठीक है सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। अभी जो किया था प्रॉब्लम किया ना डिफ्लेक्शन वाला, यस सर यस सर। थीटा वीटा निकाला था, वैसा ही बिल्कुल। एक और चीज पूछनी थी सर, व्हाट्सएप पे भेज दूं क्वेश्चन आपको? है बेटा, हाँ भेजते जाओ भेजते जाओ। हाँ इसमें ये जो भेजा है, ये कौन सा वाला करना है, 31 मृदुल? सर दोनों करना है, मतलब पहले वो कर दीजिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एग्जिस्ट इन द स्पेस रीजन स्पेस a semi-circular wire of radius 1 meter carrying a current 1 ampere, having its center 2,0
0 in xy plane, the force on 2, semicircular 2,0 wire, sir. 2,0 force on the semicircular wire. तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है I IB into I 12. I L क्रॉस B होता है। B क्रॉस L होगा ना? I L क्रॉस B होता है ना, क्योंकि L होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, L क्रॉस ds। तो L क्रॉस B होता है। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? हाँ सर तब हो जाएगा सर, वो साइन में गड़बड़ आ रही थी इसीलिए उल्टा कर दिया था ना मैंने, B L क्रॉस L क्रॉस कर B दिया। होता है। हाँ सर साइन में इसलिए आ रहा था, ठीक है सर। अब इसमें इन द फिगर शोन इन करंट I1 उसमें स्ट्रेट वायर में करंट है, और एक ये फ्रेम दिया है जिसमें I2 करंट है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स, सर इफेक्टिव नहीं मान सकते, C से एंटर कर रहा है, D में जा रहा है। इफेक्टिव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, स्ट्रेट वायर से दूर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, सॉरी कम होती जाएगी। तो जो इधर वाली की वायर है, आधी इधर वाली है, इधर वाले में कम फोर्स लगेगा, और जो पास वाले है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ सर अब आ जाएगा सर, वही इसीलिए नन ऑफ दिस, ठीक है सर, वही पूछना था कि मतलब इफेक्टिव नहीं लेता। सर अभी आप डाउट्स ले रहे हो ना, डाउट भेज दूं? हाँ भेज। सर ये मटेरियल सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये सब पढ़ाएंगे ना अभी? हाँ वो सब लो पढ़ेंगे, रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी। वो सब पढ़ना। ओके सर। हाँ ये पलक ये क्वेश्चन भेजा है, तो इसमें क्या है ये क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन तो बताओ क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बताना है। ओरिजिन बताना है, और ये जो वायर है ओरिजिन बताना है। तो जो वायर 1 है वो सेमी इनफिनिट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये सर बस सेकंड वाला जो वायर है उसके मतलब थीटा बता दीजिए दोनों। एक 0 एक 45 डिग्री दिख रहा है साफ साफ। सर आंसर नहीं आ रहा है इससे सॉल्व करने पे। तो आंसर गलत है। ओके सर। क्या आपको भेजा है? हाँ आपके पास इसमें करना क्या है मुझे देख नहीं रहा ठीक से। मैग्नेटिक फील्ड है और ग्राफ किसका है ये? उसके पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं पूरा भेज पेन से पूरा भेजा है सर, उसके पीछे दो भेजे है ना सर। अच्छा, a magnetic field B exists in the region positive constant, a positive point charge moving with velocity ये where V naught is the positive constant, magnetic field x equal to A, the journey of charge in the region can be like। तो पहली बात तो सर्कल होगा। जब J कैप में है तो x के अलोंग एंटर किया, तो J के अलोंग है तो Y के अलोंग जाएगा। तो पहले तो पाई पॉजिटिव Y के अलोंग सर्कल बनाएगा। देख ले पॉजिटिव Y के अलोंग सर्कल किसमें बन रहा है? ऑप्शन देख लीजिए सर, भेजा ऑप्शन में भेजे। पॉजिटिव Y के अलोंग सर्कल बन रहा है A में, देखा? सॉरी पॉजिटिव Z के अलोंग, तो पॉजिटिव Z के अलोंग A में है ये ऑप्शन में। सर भी सर वही दिया है। और कैसे किया? और सी ऑप्शन में। अबे राइट हैंड थंब रूल लगाना, किधर डेविएट होगा। अरे बी की तरफ फिंगर रख, बी की तरफ कर्व कर, देख थंब कहाँ जा रहा है। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। ये
A wire of length L is bent in the form of an equilateral triangle and carries the electric current I. Find the magnetic field B at the center. तो बेटा एक वायर की वजह से निकाल ले, सेंटर पे निकाल लेगा फाइनाइट वायर की वजह से। हाँ सर। तो तीनों का ऐड कर दे। सर सेकंड पार्ट बता दीजिए। If the wire is bent in the form of square, स्क्वायर कर ले तो स्क्वायर में स्क्वायर है तो करंट वही रहने वाला है, स्क्वायर बन गया तो लेंथ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ले कितनी हो जाएगी। सर मतलब सर इसमें लेंथ जो है वो सर जैसे एल मानी है तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा ना फिर वो। तो बेटा एल मानी है तो ट्रायंगल में L/3 जाएगा, उसमें L/4 हो जाएगा बस। अच्छा ठीक सर, आंसर नहीं आ रहा था इसलिए पूछ रहा था, जब मैच नहीं आएगा। आएगा 100% आएगा, ठीक है ना। ठीक, नहीं होगा तो आपको एक बार भेज दूंगा मैं। हाँ कैलकुलेशन चेक करना, आएगा 100%। सर दो एक क्वेश्चन था जिसमें सर दो वायर्स थे थीटा एंगल पे, सर मैंने भेजा है थीटा एंगल पे सर इंक्लाइंड है एक दूसरे से और मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर रही है उन दोनों को, तो सर इंटीग्रेशन से होगा कि हो जाएगा बिना उसके? टू लॉन्ग current carrying thin wire, both of current I are held by insulating thread of length L and are in equilibrium as shown in the figure. The thread makes an angle theta with the vertical if wire have mass density m per unit length. तो per unit length एक यूनिट लेंथ का मास m है, मतलब लैम्डा है, तो यूनिट लेंथ का फोर्स निकाल ले। मैग्नेटिक फोर्स पता है यूनिट लेंथ का? हाँ सर। बस यूनिट लेंथ का फोर्स जो मैंने बताया था क्या आया था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r कुछ ऐसा आया था। हाँ सर लेकिन इसमें मतलब वैरी नहीं कर रहा दोनों के बीच का डिस्टेंस? नहीं वैरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस, तो दोनों पैरेलल हैं। से इसमें मतलब क्या? अरे ये वायर है जो सर्कल जैसे दिख रहे हैं, ये वायर है। अच्छा इनमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके सर। अच्छा अगर जो वायर्स ऊपर दिखाएं वो होते तो क्या करते? तो इंटीग्रेट करना पड़ता, वो उतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। सर इंटीग्रेट करना पड़ता, वो एंगल देखना पड़ता। ओके सर अगला क्वेश्चन बता दीजिए। A rectangular loop of side 10 centimeter and 5 centimeter, ठीक है, carrying current 1 ampere and 12 ampere. सर 12 ampere. It's placed in a different orientation in the figure. फिगर कहाँ है इसका? अगली पिक्चर में सर। अच्छा ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वायर कुछ सब में करंट आई दिख रहा है यार, और कौन सा करंट है? नहीं सर, फिर पूछा है if there is uniform electromagnetic field of 0.3 Tesla, then in positive z direction, in which orientation the loop will be stable equilibrium and unstable equilibrium? अच्छा करंट आई दे रखा है 12 एम्पीयर, ठीक है। ये सर तो ब्लू पेन से सर फोर्स के डायरेक्शन बनाए। हाँ तो इसमें हमें किसका म्यू का डायरेक्शन बताना है, किसको बताना है म्यू का, किसका? अच्छा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताना है, ठीक है। यस सर। तो नेट टॉर्क 0 हो जाए, नेट टॉर्क 0 होने के लिए म्यू क्रॉस भी 0 हो जाए। म्यू क्रॉस भी 0 कब होगा? जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, चेक कर ले। सर बी और डी में हो रहा है, बट वो सर उसमें एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब हाँ 0 वाला स्टेबल होगा, 180 डिग्री वाला अनस्टेबल होगा। जिसमें 0 बन रहा होगा वो स्टेबल, सर जो ऑप्शंस दिए हैं सर उसमें मतलब ऐसा है कि एक में बी और डी दिया है, मतलब ऑप्शन इसमें से दो बी और डी दोनों में स्टेबल बनेगा और ए और सी दोनों में अनस्टेबल होगा। अरे ए में तो किसी टाइप का होगा ही नहीं यार, ए में किसी टाइप का इक्विलिब्रियम है ही नहीं है। बी वाले में स्टेबल है और सी वाले का तो डायरेक्शन ऑफ एरो ऑफ करंट ही गड़बड़ दिया है, तो सी तो गड़बड़ घोटाला है कुछ, उसमें फिगर भी बनाने में मिस्टेक कर दी है।
ओके सर। और डी वाले में अनस्टेबल होगा क्योंकि उसका म्यू का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है और बी वाले में म्यू का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है। तो बी और डी में इक्विलिब्रियम होगा लेकिन बी में स्टेबल होगा और डी में अनस्टेबल होगा। ओके सर। समझे बात को? यस सर। हाँ सर मैंने हाँ ये पलक ने भेजा है। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ बेटा। ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ए पे बताना है। तो बेटा सर बस डायरेक्शन पूछनी है। सर्किल की वजह से आउटसाइड एक्स की तरफ। सर जैसे इसमें आउटसाइड आएगी तो फिर इन्होंने एक्स को आउट ऑफ प्लेन लिया है तो हम उसको आई कैप कहेंगे ना, मतलब बाहर को आएगी तो। कहो बिल्कुल कहो, कोई दिक्कत नहीं है सर लेकिन आंसर में के कैप दिया था, मतलब नेट पे सर्च किया तो। अरे तो फिगर का बनाने में गड़बड़ कर दिया तो क्या करें, तुम ऐसे ही देखो, कोई दिक्कत नहीं अपना। मतलब जैसे और ये जेड और वाई एक प्लेन में है। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, जैसा एक्सेस दिया उस तरह से लिखते जाओ। ऑप्शन में मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड बाद में निकाल लेना वेक्टर का। ओके सर ठीक है ना। हाँ तुम उसमें टेंशन मत लो। आगे बोलो। सर एक क्वेश्चन भेजा है अभी कौन सा वाला भेजा है? अभी नहीं आया मेरे पास। सर मैंने भेजा तो है। नए वाले में भेजो। हाँ सर उसी पे। किसने? मृदुल? यस सर। अरे मेरे पास नहीं आया यार तुम्हारा। वही अभी तक वही ओरिएंटेशन वाला ही अभी तक क्वेश्चन दिखा रहा है। सर 2 भेजे तो हैं सर, पता नहीं सर पहुंचे ही नहीं। मेरे तक नहीं पहुंचे। फिर से भेजता हूँ सर, वेट कर लीजिए आप, मतलब बता दीजिए कोई और। बाकी लोग पूछे बेटा, अभी मेरे पास आया नहीं है इसमें। सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए 34th वाले चैप्टर के। ऑब्जेक्टिव 34 रुक जाओ इसमें। ऑब्जेक्टिव 34 वाले के ना? यस सर। एक मिनट। अरे यार हाँ एक मिनट, अब आए तुम्हारे क्वेश्चन। रुक जाओ पहले पलक के बता दो, बताता हूँ। ओके सर। अबे यार कहाँ 34 चैप्टर ना। 34 का ऑब्जेक्टिव 1 बताओ कौन सा वाला? 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ये है ना, अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यही वाला है? यस सर। मूविंग एट अ सेम स्पीड सेम है, मास डिफरेंट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा। यस सर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा तो पहली बात तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा। अच्छा कैसे इंटर किए थे? इंटर कैसे किए थे? तो साथ में पहली बात तो न्यूट्रॉन जो होगा, अच्छा एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों में डेविएशन होगा पहली बात तो। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। यस सर हो गया। हाँ तो ऑब्जेक्टिव 2 का 4th। ऑब्जेक्टिव उनका 9। यस सर। 9 a particle move in a region having a uniform magnetic field and a uniform magnetic field and a parallel uniform electric, दोनों parallel, ठीक है। At some instant velocity of particle is perpendicular to the field direction। अच्छा तो नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स बनाएगा बेटा। नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स इस वजह से होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्पीड, इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होगा लेकिन वो एक्सेलरेटेड मोशन है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब पिच ऑफ द हेलिक्स बढ़ती जाएगी। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यस सर। और जो क्लियर है जल्दी बोलो। यस सर। हाँ चलो ऑब्जेक्टिव 2 में बताओ। So fourth. 4. A charged particle moves in a gravity-free space without change in velocity. अच्छा, without change in velocity, तो change in velocity यदि नहीं करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, तब भी काम चल जाएगा। दोनों So फोर्स नहीं है। मतलब दोनों फोर्स 0 होंगी तो फिर वो मूव कैसे करेगा? अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, नहीं कर मूव करने के लिए फोर्स जरूरी थोड़ा ना होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो एक नाम की चीज होती है। ओके सर, फिर हो गया। हाँ तो सिक्स्थ बता दे। समझ में आया नहीं यार बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। हाँ 6 में a charged particle goes undeflected in the region containing the electric and magnetic field. तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और वेलोसिटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अनडेविएटेड जाएगा। ये ऑप्शन सही हो गया भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका मतलब है वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो विदाउट डेविएशन मूव करता है कि नहीं करता? केस 1 केस 2। यस सर। अच्छा, E1 इज नॉट पैरेलल टू बी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट डेविएशन जाए। अच्छा, V इज पैरेलल टू B, B के पैरेलल है बट इज नॉट पैरेलल टू B। अच्छा, B के पैरेलल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि B के पैरेलल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं विदाउट डेविएशन जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो इसमें यार विदाउट डेविएशन की बात कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन है। और कोई आ रहा है क्या? सब बी भी आ रहा है। बी भी आ रहा है, एक बार चेक करना। तो E इज नॉट पैरेलल टू बी। अच्छा, पॉसिबिलिटी बताता हूं, पॉसिबिलिटी बताया है, पॉसिबिलिटी बताया है। तो E इज नॉट पैरेलल टू बी तब भी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट टू ईच अदर हो जाए। तो बोल रहा है कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, केस हो सकते हैं। तो बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और दोनों इक्वल अपोजिट हो जाए तो विदाउट डेविएशन मूव कर सकता है। यस सर, आ गया। सर आपने फिफ्थ का क्या बताया था? फिफ्थ का कुछ बताया नहीं, फिफ्थ को डिस्कस ही नहीं किया। सर ऑब्जेक्टिव का 5 नहीं डिस्कस किया। अच्छा, 4 डिस्कस किया था, ठीक है सर। 4 किया था 4। हाँ और बोलो इसमें। 7 7 बेटा, कौन सा 7? मुझे आवाज नहीं आ रही यार, बोलो। सर इसी के नीचे वाला पूछ रहा है, 7th वाला। 7th वाला, if charged particle goes unaccelerated in a region containing electric and magnetic field, acceleration नहीं है, ठीक है। acceleration नहीं है का मतलब net force 0, net force 0, तो E must be perpendicular to B, E must be perpendicular to B, ये जरूरी नहीं है। E must be perpendicular to B होगा और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो और अपोजिट टू ईच अदर हो। तो ये जरूरी नहीं है। V must be perpendicular to E,
V must be perpendicular, E must be equal to VB. So E must be equal to VB. V must be perpendicular to, एक मिनट, V must be perpendicular to E. विदाउट एक्सेलरेशन बोला था ना? यस सर। V must be perpendicular to B. V must be perpendicular to E. D हो गया क्या आंसर? सर ए और बी आंसर है। हाँ यार ये मस्ट भी तो एक मिनट, विदाउट एक्सेलरेशन क्या बोल क्या रहे, मैं देख लेता हूँ। सर 4 0 लगेगा तो v क्रॉस बी 0 आना चाहिए, तो सर v क्रॉस बी मतलब cos एंगल cos थीटा सर v और b के बीच में सर हाँ वो 90 डिग्री होना चाहिए। यदि E must be perpendicular to B है, electric force if the charge particle goes unaccelerated in the region, acceleration 0 होना चाहिए, acceleration 0 होना चाहिए, तो electric मतलब v क्रॉस बी 0 होना चाहिए। V क्रॉस भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल। सर उससे रिलेट करके आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको। Unaccelerated electric field must be perpendicular to B. Electric field must be perpendicular to B. ऐसा तो जरूरी, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड V must be perpendicular to E. A तो ठीक है, E must be perpendicular to B. ऑप्शन पहले आंसर चेक करो, पहले जल्दी एक बार आंसर चेक करो, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। सर ए कैसे ठीक होगा, उसमें भी तो मतलब जैसे परपेंडिकुलर हुआ। पहले आंसर चेक करो, आंसर क्या है? सर ए और बी। ए और बी, यदि E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B हो जाए और यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम वेलोसिटी दे दूं तो हेलिकल पाथ बना लेगा वो तो। सर इसमें 2 एक्सिस दिए, थर्ड एक्सिस के बारे में तो नहीं पता है ना हमें। यार एक्टिवरा में गड़बड़ी होती नहीं है वैसे। E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B, भाई वो कह रहा है कि अनडेविएटेड क्या बोल रहा है, अनएक्सेलरेटेड बोल रहा है ना। अनएक्सेलरेटेड तो स्पेशल केस की बात कर तो नहीं कर रहा है, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो इसकी बात कर रहा है मुझे लग रहा है, मतलब गोज अनएक्सेलरेटेड इन द रीजन कंटेन इलेक्ट्रिक, तो वो पता है वो ऑलवेज ट्रू की बात नहीं कर रहा है, वो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा है। अच्छा मस्ट बोल दिया उसने तो ये मस्ट मतलब ये कंपल्सरी कंडीशन हो गई, ऐसा जरूरी है नहीं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग वेलोसिटी दे दूंगा तो हेलिकल पाथ बना लेगा, फिर एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन हम सही पढ़ रहे हैं। चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। E must be perpendicular। पॉइंट्स मिला के करेंगे तब होगा कि मतलब अनएक्सेलरेटेड हो। मैं देखता हूँ इसको चेक करता हूँ, मुझे कुछ कंफ्यूजन मुझे खुद लग रहा है इसमें भी। ठीक है आगे बोलो। इसमें या तो जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, जो कुछ और कुछ कहना चाह रहा है वो पता नहीं, तो बार मैं देखता हूँ फिर बताऊंगा ठंडे दिमाग से। आगे बोलो इसमें कोई और। certain
क्वेश्चन नंबर 10। Yes, अच्छा, sir. क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 को तो डायमेंशनली चेक कर सकते हो बेटा। भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V इंटू बी। तो डायमेंशनली चेक कर लो ना, समझे मेरी बात? हाँ, और यहाँ पर बाकी सबका जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो डायमेंशनली चेक करो, अपने आप पॉसिबिलिटी कौन कौन से रॉन्ग है, कौन कौन से राइट है निकल आएंगे। सर स्क्वायर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है भाई स्क्वायर का। अब फार्मूला बना लो तो बना लो, कोई फार्मूला वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, एक वायर का निकाल लो, फाइनाइट है, 45 डिग्री होता है, तो एक कर याद कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे भाई, फार्मूला बना लो। एक तो निकाल के फिर चारों के लिए जो डायरेक्शन आएगी उनको रिजॉल्व करके आएगा। अरे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड क्या पूछ रहे हो? सर मैग्नेटिक फील्ड, यदि स्क्वायर में करंट सेम करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन सबका एक ही रहेगा ना बेटा, इनसाइड या आउटसाइड। समझ में आया नहीं आया? हेलो, हाँ सर। सबका सेम रहेगा ना? सर मेरा बता दीजिए। हाँ एक मिनट, ये किसका क्वेश्चन है? A long straight wire carries a current I, a particle having a positive charge Q. Particle having positive charge Q and mass m kept at distance x naught from a wire is projected towards it with speed v. Find the minimum separation between the wire and the particle. तो ये क्वेश्चन तो HCV का है सर। हाँ सर। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड पता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर वर्टिकल, अच्छा, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन वायर एंड द पार्टिकल। Particle having a long straight wire current I, particle having a positive charge Q and mass m kept at the distance x naught from the wire projected towards its speed v. Speed v given है, अब समझना, speed v given है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो वो x नॉट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये लगा दे। सर अब x नॉट माइनस आर क्या कर रहे हैं ना? हाँ सर वैसे ही किया था सर, नहीं आ रहा है। फिर से बोलो। सर जैसे कि आप बोल रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो उसका और फिर x नॉट माइनस आर कर देंगे तो फिर वो मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा। हाँ सर वैसे नहीं आ रहा है सर, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है पूरा आंसर। एक मिनट, अरे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना यार, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना सर, गिवन तो नहीं है। हाँ। अरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स नॉट पर डिपेंड करेगी ना, जैसे पास आएगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। सर वैसे सर ऐसा आता नहीं है ना दादा क्वेश्चन, ऐसा पूछेगा नहीं इन जनरल, ठीक है ना? हाँ, लेकिन फिर भी वो कंसीडर करके देखो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जनरल एक्स पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना मेरी बात? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और एक्स नॉट पे अलग होगी, जनरल एक्स पे अलग होगी, तो वहां से देखो सर जनरल एक्स पे निकाल के फिर उसको एक्स नॉट से एक्स इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। हाँ
पैराग्राफ में वायर 1 वायर 2 गिवन है, ऑल द प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर, a distance of each wire from center of loop is d. The loop and the wire are carrying the same current I. The current in the loop in clockwise direction, counterclockwise direction, is seen from above. और बताना क्या है इसमें बेटा? हेलो मृदुल सर नेक्स्ट पेज पे सर क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें वायर में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया सर, वायर में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया सर। एक और मतलब क्वेश्चन था इसी का सर, उसमें मतलब पता करने को बोला था। तो सर S to R और P to Q है डायरेक्शन सर। वो पहला सा पार्ट हो गया था जिसमें ये डायरेक्शन पता करने के लिए बोला था। कहाँ से? S से R और P से Q सर। P से Q मतलब एक पहले वाले में ऊपर और नीचे वाले में दूसरे वाले में डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है। और सर H का वैल्यू सर पहले वाले में आया था वेरी नियर टू 1.2a। अच्छा, ये क्वेश्चन है कंसीडर डी क्या है? अच्छा, डी ये है मच ग्रेटर देन ए क्या है? रेडियस। ठीक है, तो ए रेडियस है, डायमीटर पैरेलल टू द वायर एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट दैट इज डायमीटर पैरेलल टू द वायर बाय 30 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। द करंट इन द वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, द टॉर्क। तो पहले बात तो ये निकाल लो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है सेंटर पे दोनों वायर की वजह से। निकाल सकते हो? जल्दी बोल। यस सर। सेंटर पे निकाल लिया और रेडियस ऑफ लूप वेरी स्मॉल दिया है तो बोल दूंगा वही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी लूप के लिए। ओके सर। और उसको 30 डिग्री से रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकाल ले। यस सर। और म्यू क्रॉस भी कर ले। तो मतलब पूरे लूप पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये मानकर म्यू क्रॉस भी। ओके। हाँ, ये मान के करना पड़ेगा। हाँ, ओके सर। आगे बोलो। बस सर और कुछ नहीं। बाकी लोग बेटा समझ में आ गया है भी कि सब भग गए? कितने बचे हैं अभी? सर 5 है। हाँ, सबके डाउट क्लियर हो गए। चलो, तुम लोग कोई डाउट बचे? सर चैप्टर 30 सर फ्लूइड्स के डाउट थे। फ्लूइड्स के बताओ कौन से? सर भेजे हैं आपके उस पे व्हाट्सएप पे, पहले भेजे हैं थोड़ा। नहीं, इसमें भेजो, नए वाले में। ओके सर, एक मिनट फॉरवर्ड कर। आ गए सर? हाँ, आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब विथ इनसाइड रेडियस दे रखा है, इट्स सबमर्ज्ड इनटू वाटर सो दैट द लेंथ ऑफ इट्स पार्ट protruding over the water surface is equal to, क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन गिवन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 गिवन है, ग्लास एंड वाटर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कंसीडर करना है। चूज द करेक्ट सर स्टेटमेंट। सर हाँ बोलो। एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे बन रहा है कर्वेचर? ये कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर क्या पूछ रहा है? ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस पूछ रहा है ना? हाँ सर, सर बता दीजिए क्या होता है। तो कैपिटल आर मतलब ये कह रहा है कैपिटल आर और एच। एच क्या है? एच क्या है? सर हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? पार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोट्रेडिंग ओवर द वाटर सरफेस इज इक्वल टू 25 mm। ये क्या बोल रहा है? सर 0.25 मिलीमीटर सर वर्टिकल, मतलब नहीं सर 25 मिलीमीटर है पार्ट ऑफ इट्स, सो दैट द लेंथ ऑफ इट्स पार्ट प्रोट्रूडिंग ओवर वाटर सरफेस। सर कितना लेंथ है वाटर सरफेस के ऊपर कैपिलरी ट्यूब का? कैपिलरी ट्यूब से ऊपर इतना निकल रहा है क्या ये? हाँ सर, वाटर से मतलब वाटर जो कंटेनर में है, कैपिलरी ट्यूब का लेंथ जितना वाटर कंटेनर से, वाटर लेवल से ऊपर है। एक मिनट। मुझे लग रहा है ये बोल रहा है कैपिलरी ट्यूब है, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या? हाइट तो डायरेक्टली निकालो। एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो दे रहा है उसने, डायरेक्ट निकालो ना। एच इक्वल टू का फार्मूला बोलो क्या था? सर किसका? सर कैपिलरी रेज का। सर एक मिनट, सर 2s cos थीटा बाय रो आर जी था सर। हाँ ये था, cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी। रो आर जी। यस रो सर। आर जी, तो बस ये 1 हो गया। तो यहाँ से एच नहीं आ रहा क्या? सर cos थीटा क्या मतलब? cos थीटा जीरो, मतलब जीरो कैसे हो सकता है थीटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल दिया ना उसे जीरो, मतलब ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये टेंजेंट बन गई होगी। ओके सर। हाँ, सर रेडियस ऑफ मेनिस्कस का मतलब नहीं समझ आया। रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस मतलब इसकी बात कर रहा है। इसका रेडियस कैसे निकलेगा? इसका रेडियस तो 0.25 ही रहेगा यदि जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जो रेडियस, भाई सेमी सर्कल बना रहा होगा ये, तो जो उसका रेडियस रहेगा ट्यूब का, भाई इसका भी रहेगा शायद। क्या है आंसर? देखना पड़ेगा। देखो आप अगला बताइए सर, मैं देख। कपड़े दे दो। सर रेडियस दिया है 0.6 मिलीमीटर। 0.6 मिलीमीटर। यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि 0 डिग्री है तो फिर वही होना चाहिए, 0.25 होना इसमें जो चाहिए। सॉल्यूशन है सर, उसमें लिखा है कैपिलरी हाइट तो वही निकाली 2t cos थीटा बाय रो आर जी से, तो वो आई है 0.6 मिलीमीटर। और here 59.6 millimeter is greater than protruding part, hence water will rise in the capillarity of sufficient height 25 millimeter. Now R equals to 2t by rho g h. फिर से बोलो, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। सर वो प्रोट्रूडिंग पार्ट के बाहर निकल जाएगा सर वाटर। 59.6 मिलीमीटर is greater than protruding part. मतलब ये ऐसे? हाँ सर ऐसा कुछ, मतलब हाइट जो आएगी सर वो 59.6 मिलीमीटर होगी, मगर इसकी लेंथ 25 मिलीमीटर ही है वर्टिकल ट्यूब की। हाँ, नहीं सर, वर्टिकल ट्यूब की लेंथ
जो कैपिलरी ट्यूब है सर, उसकी लेंथ 25 मिलीमीटर है, और जो हाइट अच्छा है। वो सर वही। तो फिर ये निकालना पड़ेगा फिर हमें, इसका रेडियस r मान लो, और टेंशन ऐसे, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट r के फॉर्म में आ जाएगा, सरफेस टेंशन का नीचे वाला कंपोनेंट। यस सर। अब फोर्स बैलेंस कराओ। ओके सर, तो 25 मिलीमीटर तक की ही वेट का फोर्स बैलेंस होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द टू कम्युनिकेटिंग कैपिलरी ट्यूब। एक दोनों का डायमीटर डिफरेंट दिया है, सरफेस टेंशन ये दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर 0 डिग्री दिया है, राइट आंसर अप टू द डेसिमल। कैलकुलेट डिफरेंस इन वाटर लेवल। तो डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस इन वाटर लेवल, तो अच्छा डिफरेंस इन वाटर लेवल, तो वही फोर्स बैलेंस कराना है बेटा, कुछ नहीं करना है। ये है इधर एक, ये है हाइट, इधर का कुछ मान ले h1, इधर का h2, ये है इधर का ये है, समझे आपको? यस सर। और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री दिया है, तो h1 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 2h डिवाइड बाई r1। इधर का रेडियस अलग है, डायमीटर अलग है, तो रेडियस अलग होगा, रो जी। इधर का h2 2h डिवाइड बाई r2 इंटू रो जी, तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा? ओके सर। ये स्टेटमेंट हो गया, छोड़ो आईआईटी में आना बंद हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सर क्या कंट्रोवर्सी होती आईआईटी में मतलब क्या सर? है। सस्पेंड रीजन, सस्पेंड रीजन, हाँ उसमें बहुत एरर रहता था। क्वेश्चन नंबर 7, a tube of a small and uniform cross section area containing water as shown in the figure, which is initially at rest. Now liquid is released. Now water as shown in the figure, now liquid is released. Find the force acting on fluid particles of mass dm located at P. ठीक है, curved part at semicircle. Neglect tension and viscosity. ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो बेटा। भाई हमें डायमीटर पता है तो रेडियस मिल जाएगा। इसकी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, रेडियस मिल जाएगी तो पी पॉइंट का वो उधर से 7 मीटर है हाइट। सर नहीं सर, क्या फिर से बोल दिए? एक तरफ 7 मीटर 7h दिया है, एक बार एक तरफ 3h दिया है। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब अभी ऐसे समझो कि हमें बेसिकली एक ही तरफ से पानी भर रहे हैं, शायद ऐसे ही है ना, पानी भर रहे हैं सर, मतलब है फील्ड है सर, फिर उसके बाद रिलीज कर दिया गया है। पहले स्टेशनरी इसी कंडीशन में था, उसके बाद अचानक से उसे रिलीज कर दिया गया है, तो फोर्स कितना लगेगा पी पर? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ना? हाँ सर, जब रिलीज किया गया। हाँ ठीक है, तो पी पॉइंट पे फोर्स बताना है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पर प्रेशर तो निकाल ही सकते हो। सर मुझे एक चीज में कंफ्यूजन होता है सर, ये जो मतलब प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड
और सर रो जीएच में डिफरेंस क्या है? ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू हाइट, और सिंपली जो प्रेशर होता है एक लिक्विड एक पॉइंट पे, सर वो उसमें डिफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर। जो बर्नौली थ्योरम में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है सर, उसमें रो जी एच और P में डिफरेंस क्या है? रो जी एच जो है वो प्रेशर डिफरेंस है ड्यू टू हाइट, सेपरेशन है, बिटवीन सेपरेशन है। हाँ हाँ। और सर P क्या है फिर? P है, यदि यहाँ पर मैं P पॉइंट प्रेशर की बात करूं तो ऊपर यदि मैं A की तरफ जाऊंगा तो P नॉट प्लस रो जी एच। यस सर। तो वो प्रेशर है P पॉइंट पे। तो मतलब P को सर इंक्लूड कर लिया जाता है ना इनडायरेक्टली रो जीएच में, तो अलग से क्यों लेते हैं? रो जी एच तो प्रेशर डिफरेंस होता है बेटा। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर एक काम करो, A से P तक का हाइट देखो, और इधर 3h हाइट तक है, 3h हाइट तक है, तो 3h से P तक का डिफरेंस देखो। यस सर। दोनों तरफ से प्रेशर जो आएगा उनका डिफरेंस ले लो। P के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर डिफरेंस आएंगे। हाँ ओके। दोनों तरफ से डिफरेंस निकाल लो हाइट का। यस सर। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से आएगा, फिर उसका डिफरेंस ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेशर एनर्जी मिल जाएगी जो P के दोनों एंड्स के अबाउट है। हाँ हाँ, मतलब A के बॉटम और B के बॉटम के अबाउट। इधर से ये A है, ये यहाँ पॉइंट P है, और ये कुछ यहाँ तक इतनी हाइट तक है, तो ये डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस निकालो। यस सर। यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, उसका डिफरेंस निकालो। ओके। दैट विल बी द प्रेशर एनर्जी। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर। वो प्रेशर एनर्जी, ये वही प्रेशर है, और प्रेशर इंटू प्रेशर इंटू एरिया कर दो। या फिर ऐसा करो, प्रेशर निकाल लिया, यस सर। और प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वही कन्वर्ट होगी। हाँ सर। तो वेलोसिटी निकल आएगी। हाँ सर निकल आएगी P पॉइंट और पे। ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो मतलब जितना चेंज हो रहा होगा फिर वेलोसिटी में उतना। हाँ, चेंज इन मोमेंटम। ओके सर। ओके सर। चलो और बताओ। और भेज दो सर। चलो बता, कौन कौन से हैं अभी? वही सर फ्लूइड्स के ही है। फ्लूइड्स के हैं, कितने हैं? एक दो सर असर्शन रीजनिंग ना, मतलब नहीं भेजो ना, असर्शन रीजनिंग हट गया। हाँ वो हट गए हैं। भेज दिया।
क्वेश्चन नंबर 12. Two identical cylindrical vessels with their base at the same level each contain a liquid of density rho. The height of the liquid in one vessel is h1 and another vessel h2. The area of either base is a. Then the work done by gravity is equalizing the level when the vessel are connected. एक वेसल ये है, एक वेसल ये है. एरिया ऑफ बेस दोनों का सेम है. एक में h1 हाइट तक लिक्विड भरा था, एक में h2 हाइट तक लिक्विड भरा था. इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसके सेंटर पर लाई करेगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा. इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh/2 h1/2, इसका mgh2/2. निकाल लोगे, जल्दी बोलो. यस सर. अच्छा, जब इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. इधर से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम है. तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से हाइट निकाल लो, फिर एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा. ओके सर. समझ गए ना? यस सर. थैंक यू सर. चलो, और ईशान तुम्हारा हो गया? शांत. ईशान, चलो ठीक.